हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू प्लस माइनस। सो लास्ट की कुछ क्लासेस में हम टीजीटी सोशल साइंस जो मेल का एग्जाम हुआ था अभी उसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए आ रहे थे। तो आज की क्लास उसकी आखिरी क्लास होगी, मतलब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जितने भी वो हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, मतलब वो पेपर हम पूरा खत्म कर देंगे। एक्चुअली में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस रह ही नहीं गए थे, बहुत थोड़े से क्वेश्चन हैं, तो आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। Dash reforms were announced in India at the end of 1919। क्वेश्चन को समझो कि 1919 के अंत में इंडिया में कौन से रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए थे। ऑप्शंस देखो, वेविल, मॉन्टेग कैल्सफोर्ड, मॉर्ले मिंटो या फिर कूर्जो। यहाँ पे ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1909 का हमसे पूछा गया या 1919 का, क्योंकि दोनों के अपने अलग अलग नाम थे। यहाँ पे हमसे 1919 का पूछा है। 09 का भी पढ़ के जाना, यहाँ 1919 का पूछा गया तो 09 का हमसे अब पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है मॉन्टेग कैल्सफोर्ड रिफॉर्म। जो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उन रिफॉर्म्स को क्या कहते हैं? मॉन्टेग कैल्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, अब ये नाम कैसे पड़ा ये देखो। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में, एक्चुअली मेन जो उद्देश्य था इस एक्ट को लाने का वो यही था कि जो इंडियंस हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। किसमें बढ़ाना है? जो भी इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी कंट्री का या गवर्नेंस थी, उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाना था। ये मेन मोटिव था इस एक्ट का। ठीक है, अब ये एक्ट बना कैसे था? एक्चुअली एक रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पे बना था। किसके द्वारा वो रिपोर्ट दी गई थी? जो उस टाइम पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, कौन थे? एडविन मॉन्टेग। और जो उस टाइम पे वाइसरॉय थे इंडिया के, कौन थे? लॉर्ड कैम्सफोर्ड। इन दोनों की जो रिपोर्ट थी उसके रिकमेंडेशन पे जाके ये एक्ट 1919 वाला आया था, और यहीं से इसका नाम आया मॉन्टेग कैल्सफोर्ड रिफॉर्म्स। याद रहेगा, अभी आपको याद रहेगा। सबसे खास बात जो थी इसकी वो ये थी, जब ये एक्ट आया था तो इस एक्ट में ये मेंशन किया गया था, बट बोला गया था कि हम साइमन कमीशन लेके आएंगे, जो कि आई भी थी 1927 में। ये बात पॉइंट याद रखना कि किस एक्ट के द्वारा ये बोला गया था कि साइमन कमीशन लेके आएंगे, किस एक्ट में ये प्रोवाइड किया गया था कि ये पूरी कमीशन सेटअप होगी जो गवर्नमेंट की वर्किंग को देखेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following leaders was not a part of the anti-partition movement in Bengal in 1905? बंगाल पार्टीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ हमसे पार्टीशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ एंटी पार्टीशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब कि के जो विभाजन था उसके विरोधी थे। यही तो होगा, एंटी पार्टीशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब विभाजन विरोधी आंदोलन। तो कौन सा नेता, जो चार हमें ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा नेता उसका हिस्सा नहीं था? ऑप्शंस देखो, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एनी बेसेंट, पृथ्वीश चंद्र राय या फिर कृष्ण कुमार मित्र। कौन नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर मैं पहले आपको बता देती हूँ, वो है एनी बेसेंट। वो इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब ये है कौन? पहले हमें इन्हीं के बारे में थोड़ा पढ़ लो कि एनी बेसेंट है कौन, क्योंकि इनसे रिलेटेड और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से यही टॉपिक उठाया है कि इन्हीं से रिलेटेड दो चार पॉइंट अभी याद कर लो, रिवाइज कर लो। सबसे पहले तो ये एक आयरिश सोशलिस्ट थी, ये एक राइटर भी थी। ठीक है, जब ये इंडिया में आई उसके बाद जो इंडिया में उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के लिए जो एक लड़ाई चल रही थी,
लोग फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, बेसिकली लड़ाई नहीं बोलेंगे, स्ट्रगल जो कर रहे थे, ये भी उसका एक पार्ट बनी। ठीक है, ये जिम्मेदार थी जो इंडिया में होम रूल लेकर आया, इन्होंने ही सेटअप किया था इन सितंबर 1916। कहाँ सेटअप किया था? मद्रास में। ये हमसे एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये पॉइंट मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। होम रूल जो मूवमेंट था वो दो लोगों के द्वारा आया था, एक ये एनी बेसेंट थी, दूसरे कौन थे? दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये दोनों ही थे जो होम रूल मूवमेंट लेके आए थे अपना अलग अलग। दो होम रूल मूवमेंट आए थे, एक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आया था और एनी बेसेंट के द्वारा आया था। इसके अलावा एक और इनसे रिलेटेड पॉइंट है जो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, कि ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है, कब बनी थी? इन 1917। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड किंग लुई 16 अनाउंस दैट ही वुड सेटल द एस्टेट जनरल? कौन से ईयर में लुई 16 ने ये अनाउंस किया था कि वो एस्टेट जनरलों का समाधान करेंगे? कौन से ईयर्स हमें ऑप्शन में गिवन है? 88, 83, 87, 82। अब अगर शायद 1789 होता तो कुछ लोग वो टिक कर देते, क्योंकि तब एस्टेट जनरल की जो असेंबली हुई थी। बट वो कब अनाउंस हुई थी कि वो होगी? वो 1788 में अनाउंस हुई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1788। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। जो एस्टेट जनरल की मीटिंग होनी थी वो 1788 में अनाउंस किया गया था कि वो मीटिंग जाके 1789 में होगी। ठीक है, 17 एस्टेट जनरल है क्या? बेसिकली एक सभा होती है जहां पे तीनों एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तब था क्या कि फ्रांस में उनको टैक्स बढ़ाना था। वो स्टोरी हम बहुत बार सुन चुके हैं, हमने बहुत पुरानी क्लासेस में डिस्कस करी है, इसलिए मैं अब उस पर ज़्यादा नहीं जा रही। तो तीनों स्टेट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें बुलाया जाता था, उनसे फिर वोट लिया जाता था, कि उसके बाद डिसाइड होता था कि टैक्स जो भी प्रपोजल था नए टैक्स का वो तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के आगे रखा जाता था। ठीक है, तो ये 1788 में अनाउंस हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, द कैपिटलिस्ट पीजेंट्री इज ऑल्सो नोन एज। अब आपने देखा रशियन रेवोल्यूशन से कितने क्वेश्चन उठ के आए हुए हैं। लास्ट क्लास में आई थिंक हमने 4-5 डिस्कस किए हैं, लास्ट क्लास में। उससे पहले वाली क्लास में भी हमने 1-2 डिस्कस किया होगा, अभी एक यहाँ भी आया हुआ है कि रशियन रिवॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कैपिटलिस्ट पीजेंट्री, मतलब जो पूंजीवाद किसान होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? शुद्रा, कुलाक्स, नाजदास या फिर पेट्रास? तो उनको कुलाक्स भी कहते थे। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब बात आती है कि ये वर्ड यूज किया गया है कैपिटलिस्ट पीजेंट्री। ठीक है, ये तो हमने चलो याद कर लिया कि रशियन रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में उनको कुलाक्स कहते थे। बट ये होते कौन है? ये पूंजीवाद किसान जो है ये होते कौन है? बेसिकली ये वो किसान होते हैं जो अमीर होते हैं। आप बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में समझो तो यही है, जो वेल्दी होते हैं, जो प्रॉस्पेरस होते हैं, जिनके पास बेसिकली पैसा होता है। ठीक है, ज्यादा जगह ये ओन करते हैं, मतलब जो फार्म लैंड है वो इनके पास ज्यादा होती है, ज्यादा कैटल्स होती हैं, ज्यादा हॉर्सेस होते हैं। ठीक है, ये अपने अंदर लेबर को हायर भी कर सकते हैं, और जो इनकी लैंड है वो भी लीज पे दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हो बहुत वेल्दी और प्रॉस्पेरस जो फार्मर्स होते थे उनको कैपिटलिस्ट पीजेंट्स कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डैश कमीशन हैड इन्वेस्टिगेटेड द जलियनवाला बाग मैसेकर। कौन सी कमीशन ने इन्वेस्टिगेट किया था वो? क्रोफोर्ड, साइमन या हंटर या मॉर्ले? कौन सी कमीशन के द्वारा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसकी जांच की गई थी? ठीक है, तो उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। ये आप में से काफी लोगों ने सुना हुआ होगा, इसका आंसर पहले ही लोग जज कर चुके होंगे कि उस कमीशन का नाम क्या था? हंटर कमीशन। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
एक्चुअली ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर है, ये किस ब्रिटिश ने ऐसा क्या किया था कि उसके बाद ये हुआ? ठीक है, क्या हुआ था? एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक रॉलेट एक्ट आया था मार्च 1919 में। ठीक है, जो इंडियन लीडर्स थे महात्मा गांधी और उनके अलावा और भी जितने प्रोमिनेंट लीडर्स थे इसके अगेंस्ट में थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई। वहीं से रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत हजारों में पता नहीं कितने लोग वहां बैठे थे, शांतिपूर्ण कर रहे थे। बैसाखी का टाइम था तो लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने भी आए हुए थे जलियांवाला बाग में। ठीक है, प्रोटेस्ट किस चीज का कर रहे थे कि इस रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग ही बाद में जब वो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ तो हमारे दो लीडर्स थे, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था। तो इसी के लिए जो इंडियंस थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और इकट्ठे हुए। ठीक है, तभी वहां क्या हुआ, जो जनरल डायर थे, ब्रिगेडियर जनरल डायर, वो वहां आए। जो भी एग्जिट और एंट्री पॉइंट था उसको ब्लॉक कर दिया। और ये लोग तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे और इन पे क्या हुआ, गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। चलाते गए इतनी गोलियां चलाई कि पता नहीं कितने लोग, कितने बच्चे, कितनी औरतें इसमें मारी गई। और पता नहीं 3,000 4,000 लगभग लोग घायल भी हुए थे। ठीक है, तो ये तो था जलियांवाला बाग मैसेकर। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक हंटर कमीशन सेटअप करी गई। ठीक है, कि जो ये जलियांवाला बाग जो शूटिंग हुई थी वहां पे जो इतने लोग मरे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, जिसे हंटर कमीशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसके चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड विलियम हंटर, इसलिए इसका नाम हंटर कमीशन है। ठीक है, जो भी उस टाइम पे जनरल डायर ने किया उसकी निंदा तो बहुत की, इस कमीशन के द्वारा बहुत निंदा की गई, लेकिन कोई भी पनिशमेंट, कोई पेनल्टी उनको नहीं दी गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ कार्ल मार्क्स दास कैपिटल वॉज पब्लिश्ड इन रशियन इन डैश। कार्ल मार्क्स के बारे में हम बहुत बहुत क्वेश्चंस अब तक डिस्कस कर चुके हैं। आप प्रीवियस क्लासेस देखोगे आपको कार्ल मार्क्स के बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे जिन पे मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है। मतलब कार्ल मार्क्स का टॉपिक आपका क्लियर हो सकता है, बहुत एक्सप्लेनेशन है, बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। इनकी बुक थी दास कैपिटल। ठीक है, रशियन में का पब्लिश कौन से ईयर में हुई थी, ये बहुत ध्यान रखना। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया रशियन। पहला वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम। सिर्फ नॉर्मल अगर हमसे पूछते ना कि कार्ल मार्क्स की जो बुक थी दास कैपिटल उसका पहला वॉल्यूम कब पब्लिश हुआ, तो आंसर अलग होता। यहाँ रशिया में पूछा गया है तो आंसर अलग है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर हमसे नॉर्मल पूछा जाता कि जो कार्ल मार्क्स की बुक थी दास कैपिटल उसका पहला वॉल्यूम कब पब्लिश हुआ था, तो वो कब हुआ था, 1867 में। रशिया में वो बाद में हुआ। रशिया में कब पब्लिश हुआ वो, 1870 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्स का ए। ठीक है, इन्होंने बेसिकली अपनी बुक में क्या बताया, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है कि वो उसी के बारे में बताया था ना, क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया, कैपिटल सिस्टम के बारे में बताया कि वो अनस्टेबल है और एक पॉइंट आएगा कि वो अपने आप में कोलैप्स हो जाएगा। जो ये ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो ओनर्स होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के, वो एक्सप्लॉइट करते हैं फैक्ट्री वर्कर्स को। बेसिकली दो क्लासेस होती हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये सभी उन्होंने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया, जो सबसे पहली बार 1867 में पब्लिश हुई थी, लेकिन रशियन में वो 1870 में हुई थी। इसके बाद के जो दो वॉल्यूम थे, वॉल्यूम सेकंड और वॉल्यूम थर्ड, वो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए। मतलब कार्ल मार्क्स की जीते जी सिर्फ एक ही वॉल्यूम उसका पब्लिश हुआ था, सेकंड और थर्ड उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए। सेकंड वाला वॉल्यूम पब्लिश हुआ था 1885 में, थर्ड वाला हुआ था 1894। ये भी याद रखना, वहां यहाँ ये पूछा गया है तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है। दास कैपिटल के अलावा उन्होंने और क्या लिखा था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि कम्युनिस्ट, शायद ये DSSS में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, 2018 में ही पूछा गया था ना
कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के खत्म होते होते फ्रांस ने जो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करी थी टू द रिबल कॉलोनिस्ट इन, बेसिकली कहाँ पे करी थी? अमेरिकन वॉर इंडिपेंडेंस में, वॉर ऑफ ब्रिटेन, फ्रेंच जर्मन वॉर, या ट्रांस अटलांटिक वॉर? ठीक है, फाइनेंशियल एड मतलब मदद करी थी, सहायता प्रदान करी थी। फाइनेंशियल मतलब मनी के टर्म्स में होता है। ठीक है, तो कब कौन सी वाली वॉर में करी थी बेसिकली? इसका करेक्ट आंसर है ए, अमेरिकन रिवॉल्यूशन बोलो इसे, या अमेरिकन वॉर इंडिपेंडेंस बोलो, कुछ भी बोलो, अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी हम बोल सकते हैं। फ्रांस ने उसमें मदद करी थी। अब क्यों करी थी ये सवाल उठता है यहाँ पे बेसिकली। एक्चुअली जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन का टाइम है, हमें ये तो क्लियर हो गया, तब अमेरिका को बहुत ज्यादा जरूरत थी कि उसको कोई इंटरनेशनली सपोर्ट मिले, फाइनेंशियली उसको हेल्प की जरूरत थी, क्योंकि वो किससे लड़ रहा था? उसके अगेंस्ट में कौन था? ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन। तो उसको ब्रिटिश से लड़ने के लिए एक इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत थी। अब फ्रांस और ब्रिटिश की अगर हम बात करें, वो तो कट्टर दुश्मन, पहले से दुश्मन थे, उनकी अपनी राइवलरी चल रही थी मतलब उस वक्त। ठीक है, तब ये जो फ्रांस था वो रेडी हो गया कि हम अमेरिका की मदद करेंगे। ठीक है, वो रेडी हो गया कि हम अमेरिका की मदद करेंगे। तब फ्रांस ने अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ अलायंस जिसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछा जा सकता है कभी भी कि ट्रीटी ऑफ अलायंस किसके बीच में साइन हुई थी? फ्रांस और अमेरिकन गवर्नमेंट के बीच में। जिसमें क्या था? ये बोला गया था कि जो फ्रांस है वो पैसे देगा, ट्रूप्स भेजेगा, डोनेशन, लोन्स, और आप कह सकते हो और भी बहुत तरीके से अमेरिका की हेल्प करेगा उस वक्त। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इमर्ज्ड एज अ सेंटर ऑफ मशीन प्रोडक्शन इन मिड 1830s। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिंक करो, ये क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो जर्मनी में हुआ। तो 4 जगह के हमें नाम पता है, सिलेसिया, ये सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, सेक्सोनी, राइनलैंड, या फिर बर्लिन। तो इसमें से कौन सा इमर्ज हुआ? मेन एक हब किसका? मशीन प्रोडक्शन का। मिड 1830s मतलब 1835 की ही बेसिकली हम बात कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, बर्लिन। कौन एक सेंटर, एक हब बना था मशीन प्रोडक्शन का? बर्लिन बना था। ठीक है, जर्मनी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसका टाइम बेसिकली यही था, 1830 से आप कह सकते हो 1875 1873 तक। एक वो रशियन रेवोल्यूशन वाला फेज था जो मेन एकदम टेक ऑफ वाली स्टेज थी। 30s से अगर हम पहले की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बिगिनिंग हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुका था, लेकिन वो प्री, जो आप कह सकते हो ना टेक ऑफ से पहले वाली स्टेज होती है, अभी प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है। बट जो 30 से 75 वाला एक टाइम था वो एकदम टेक ऑफ स्टेज पे थी, मतलब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था बहुत रैपिडली जर्मनी में फैल रहा था। ठीक है, जर्मनी के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग स्टेट हमें देखने को मिला रशिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। बट अगर हम बर्लिन की बात करें तो वहां बड़ी तेजी से फैला 1830s और 40s में। क्यों? क्या रीजन रहा इसका? क्योंकि जो बर्लिन का रेल नेटवर्क था, रेल, वो बहुत 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 तेजी से एक्सपेंड होता गया। मतलब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1840 में इट वाज जस्ट 185 किलोमीटर, 1847 7 साल में वो 1424 किलोमीटर तक पहुंच गया। देखो, जहां आप ये कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन बहुत फैलेगा, वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ज्यादा होगा। समझो ना क्यों? क्योंकि आप इंडस्ट्रीज के लिए वो एक अच्छी लोकेशन होगी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, सेटलमेंट के लिए उनकी। तो इस वजह से बर्लिन में बहुत हैवी इंडस्ट्रीज, मशीनरी इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज उस टाइम पर सेटअप हुई। और फिर धीरे धीरे जो बर्लिन है वो जर्मनी का एक हब बन गया, इंडस्ट्रियल मतलब एक इंडस्ट्रियल सेंटर बन गया। ठीक है,
तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हमारी ये क्लास खत्म होती है, और 2021 का जो ये सैम्पल पेपर, नॉट सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये इसी के साथ खत्म होता है। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जिसका भी एग्जाम 9 या 10 तारीख को है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देख के ही आइडिया लग गया होगा, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1 2, स्पेशली ये पूरा पूरा रिवाइज करने बैठोगे हो नहीं पाएगा। पॉइंट्स उठाओ कि कौन सी कंट्री ने कब एंटर किया वर्ल्ड वॉर में, दोनों वर्ल्ड वॉर में, कब एग्जिट किया, कौन सी ट्रीटी साइन हुई। रशियन रेवोल्यूशन के भी ईयर्स को याद करो, क्योंकि आप देखोगे ईयर्स पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो टर्म्स पढ़ो, टर्म्स पे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना रिवीजन रखो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।